हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे सेलुलोज। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो आज नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लास्ट में वीडियो को देखने के बाद पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिए, वैसे भी लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिएगा ये सब। मैं बहुत ही अच्छे से, हम लोग इजी भाषा में पढ़ रहे हैं, बहुत उस तरह से, मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं समझ ना आए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा जा रहा है अच्छे से, एकदम पूरा इजी लैंग्वेज में। सो आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं सेलुलोज। और जो लोग न्यू है ना, वो पुराने लेक्चर को, इसके पहले जो लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग, उसको ज़रूर देखें, ठीक। जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक आगे समझ नहीं आता उतना, ठीक। तो आप लोग सीरियल वाइज सारे लेक्चर को देखिए। कार्बोहाइड्रेट का जो भी है इसको, और भी काफ़ी चीज़ें पढ़े हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं। पीजीटी वाले जो हैं वो तो सारा पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना जान लीजिए कम ही रहता है। जितना पढ़ें रिवाइज करें, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं सेलुलोज। सेलुलोज क्या है उसको देखेंगे। इट इज ये मेनली फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। मतलब जो प्लांट का वाल होता है, दीवार, उसे जिसे हिंदी में बोलेंगे छाल बोलते हैं, ठीक। हिंदी में उसे छाल बोलते हैं, या फिर जैसे बॉडी का स्किन होता है ऊपर ही स्किन, उसे भी हम अपनी बॉडी का दीवार भी बोल सकते हैं वैसे स्किन को। लेकिन यहाँ पे जो रहता है पेड़ में, वहाँ पे पेड़ में हम लोग कहते हैं कि प्लांट का सेलवाल है। सेलवाल मतलब ऊपरी वाला भाग जो रहता है, सबसे ऊपरी वाला भाग, उसी को बोलते हैं सेलवाल। तो ये जो सेलुलोज है ना, उसी में पाया जाता है। किसी भी प्लांट पेड़ के ऊपरी वाला भाग जो रहता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, कॉटन फाइबर्स कंटेन अबाउट 90 to 95% ऑफ सेलुलोज। ये कह रहा है कि जो कॉटन होता है, वैसे रुई बोल सकते हैं या फिर रेशेदार रहता है। कॉटन का मतलब जो सूती वस्त्र वैसे होता है, लेकिन तो कॉटन मतलब रुई भी होता है। सूती तो वैसे ही बोलते हैं ना, वो सूती वर्ड है, रुई से ही बना है। क्योंकि जो रुई होता है, जिसका हम बाती भी बनाते हैं दीपक जलाने के लिए, रुई, वो कॉटन रहता है। तो वो कॉटन जो रहता है उसी से हम धागा निकालते हैं, धागे से फिर वस्त्र बनता है, ठीक है। वस्त्र जो बनते हैं तो इसी कॉटन के जरिए, यदि कॉटन का रहता है तो इस वजह से हम कॉटन बोलते हैं। बट तो उसको बात छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं जो कॉटन यानी कि रुई रहता है उसमें लगभग 90 to 95% सेलुलोज पाया जाता है। मतलब कि 90 से 95% सेलुलोज ही होता है। कि केवल कितना छूट रहा है, 5% केवल कम है, ठीक। नहीं तो 100% वही रहता है। 5% में कुछ उसको मिला के, जैसे उसको अच्छे से धागा बनाने के लिए भी चाहिए रहता है ना, केवल कॉटन से तो नहीं बन जाएगा पूरा। वैसे उसमें माड़ वगैरह लगा के अच्छे से उसका रूप तैयार करते हैं, बड़ा सा लंबा सा बनता है। तो उसमें कुछ मिक्स तो किया ही जाता है कि उसका धागे का रूप देने के लिए, ठीक है। वो जो सेलुलोज होता है, कॉटन होता है, वो उसमें सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है। वैसे बोलेंगे रेशा भी बोलते हैं, ठीक। सेलुलोज मतलब रेशा, एक हिसाब से अगर जाने तो जो कॉटन होता है उसमें 90 से 95% फाइबर पाए जाते हैं। उसी फाइबर को हम सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, सेलुलोज में 90 से 95% फाइबर्स कंटेन होता है, यानी कि धारण होता है, उसमें पाया जाता है। व्हाइल वुड कंटेन 40 to 50% ऑफ सेलुलोज। इसमें जो कॉटन होता है उसमें 90 से 95% सेलुलोज मिलता है। व्हाइल मतलब जबकि, वुड मतलब लकड़ी, जबकि लकड़ी में कंटेन 40 to 50 मतलब 40 से 50% ही सेलुलोज पाया जाता है। जो प्लांट होता है, पेड़ के जो लकड़ी होता है, उसमें देखिए कम मिलता है, लेकिन तो इसमें कॉटन में सबसे ज़्यादा मिलता है। पेड़ के लकड़ी, ये जो वुड मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी में 40 से 50% सेलुलोज मिलता है। फिर क्या है, सेलुलोज इज ये लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। इसमें कह रहा है कि जो सेलुलोज होता है
उसका पूरा स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीमर होता है। ठीक, लीनियर आप बोल सकते हैं, स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं, इस तरह से वो होता है। कैसे, जैसे कि अभी हम कोई और स्ट्रक्चर बोलें, केमिकल बॉन्डिंग में ले लिया जाएगा CH4 का अगर स्ट्रक्चर बोला जाए तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। उसका शेप ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल ही होता है। ठीक है, तो इसका भी एक कोई ना कोई शेप होगा सेलुलोज का। तो इसका शेप कैसा यहाँ पे बता रहा है कि लीनियर होता है, सीधा सीधा चैन में होता है, सीधा, या फिर आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक, सो इतना होता है क्या, लीनियर पॉलीमर होता है ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। जो लीनियर सेलुलोज ये बनते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बना रहता है, बीटा डी ग्लूकोज। इसके पहले हम लोग यही डिस्कस किए थे कि मोनो पॉलीसैकेराइड एंड हेट्रो पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके सेलुलोज बनता है। तो सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, तो केवल इसी से ही मिलके बनता है, कोई अदर और नहीं होता। जैसे बीटा डी ग्लूकोज है तो इसमें यदि जोड़ देता अल्फ़ा डी ग्लूकोज बोल देता, या फिर फ्रक्टोज बोल देता कि इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलके बने हैं, तब वो हो जाता हेट्रो पॉलीसाइक्लिक, यानी कि दो चीज़ से मिलके बना है, या फिर दो से अधिक बना रहता तो वो हेट्रो में आ जाता। बट इसमें केवल बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिल रहा है, तो इसी को बोलेंगे होमो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, आगे है जॉइंट टूगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब ये लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके सेलुलोज पूरा फॉर्म हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। तो जहाँ से ये जॉइंट होता है, एक बीटा डी ग्लूकोज लेके उसके बाद ये दूसरे से जुड़ता है, फिर ये दूसरे से जुड़ता है, ढेर सारे बीटा डी ग्लूकोज लेंगे, एक दूसरे से सारे जुड़ते हैं। तो ये कह रहा है जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ते हैं उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जहाँ से जुड़ता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये पूछता है। और ये भी पूछेगा कि सेलुलोज में कौन सा लिंकेज होता है, तो उसमें दे देगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। एक अल्फ़ा फंसाने के लिए दे देता है, जैसे दे देगा ए ऑप्शन में अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बी ऑप्शन में अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, दोनों में देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा दे दिया। फिर एक दे देगा बीटा डी ग्लूकोज, दूसरे में दे देगा बीटा डी फ्रक्टोज, ऐसे करके। अब आपको बीटा बीटा भी दे दिया, अल्फ़ा अल्फ़ा भी दे दिया, आपको क्लियर पता रहेगा कौन सा यूज हो रहा है सेलुलोज में। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जो यूज होता है तभी हमको सही से हमें पता रहेगा, तभी हम सही उत्तर उसमें आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेगा कि कौन से लिंकेज से जुड़ता है, तो बीटा लिंकेज से जुड़ता है। कौन सा लिंकेज होता है, बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ठीक, आगे क्या है, इट इज़ ये वेरी हाई मालिकुलर वेट। इसका जो मालिकुलर वेट होता है सेलुलोज का वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। कितना होता है, नियरली 3000 to 25,000 होगा। ठीक है, फिर 25,000 ग्लूकोज यूनिट होगा। ये जो सेलुलोज है कितने, मतलब कि कितने से मिलके बना होगा, लगभग 3,000 से लेके 25,000 तक का ग्लूकोज आपस में मिलके उसके बाद एक यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, एक सेलुलोज बनता है। ठीक, सो मतलब इतना ढेर सारा मिलेगा तब जाके एक हमारा सेलुलोज बनता है। इससे भी ज़्यादा बनेंगे। ठीक, इतने में ही नहीं हो जाता, बट एक नियरली बता रहा है कि लगभग इतने से मिलकर बनता है। ठीक है, फिर आगे है देयर इज नो ब्रांचिंग इन सेलुलोज। इसमें देखिए ये भी पूछता है ब्रांचिंग का, ब्रांचिंग है कि नहीं है। ब्रांचिंग मतलब कि उसमें शाखाएं हैं कि नहीं। ब्रांच मतलब ना, जैसे पेड़ होता है, ऐसे पेड़ है तो इसके इधर से डाल निकल रहा है, इधर से डाल निकल रहा है, फिर इधर से पूरा डाल इधर उधर निकल रहता है। ब्रांच होता है, शाखा होता है। ठीक है, सो ये शाखा इधर उधर से इसमें नहीं निकला होता। ये कह रहा है कि
देयर इज नो ब्रांचिंग इन सेलुलोज। वैसे भी यहाँ पे बता ही दिया कि ये लीनियर होता है, तो जो चीज़ सीधा होगा तो ब्रांच उसमें कहाँ से होगा। वैसे अब हो भी जाएगा तो इधर इधर होगा तो वो लीनियर नहीं होगा, वो लीनियर नहीं माना जाएगा। ये एक सीधा ही होता है तो इसे हम लीनियर बोलते हैं। तो इसी से हम याद कर सकते हैं ये, इसमें कोई ब्रांच भी नहीं होता, नो ब्रांचिंग। सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, इसमें हमने क्या कहा कि बीटा डी ग्लूकोज लेना है, ठीक। वैसे हमने नहीं, बुक से देखे हैं, ऐसे ही ये बनता है, बट पढ़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बुक से ही देखा, बना के अच्छे से। उसमें बुक में पता है कितने मिसप्रिंट है सारा, जो नई नई बुकें आई हैं बीएससी के, उसमें बहुत सारा मिसप्रिंट है। तो मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सब सारा खोज के, मेरा खुद का नोट्स है, मैंने भी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, नेट का और सारा। सो सारा का मैंने कंक्लूजन किया, आधा और भी लेक्चर दे के सारा चीज़ उसके बाद सही कर करके फिर सारे लिखे हैं, ठीक। सो आप लोग इसको एकदम निसंदेह के इसका नोट्स बना के खुद से पढ़ सकते हैं, खुद के राइटिंग में बना के, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। और इसको पढ़ेंगे तो सच बता रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, आप इसको पढ़ के देखिए। सो स्टार्ट करते हैं कि सेलुलोज कैसे फॉर्म होता है, ठीक। तो सेलुलोज कैसे फॉर्म होता है, हम लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ढेर सारा लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे देखिए केवल 3 ही लिए हैं, ये प्लस करके यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए, इधर भी डॉट डॉट कर दिए। इसका मतलब ये है कि ढेर सारा रहता है, केवल 3 ही से नहीं बनता है, जैसे कि इसके पीछे हम लोग देख ही चुके हैं। सो यहाँ पे क्या है, केवल समझने के लिए इतना ले लिए हैं। तो देखिए ये इतना हमारा, ये तो हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चर है। सो ये हमारा इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का। तो ये भी हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। इसमें से क्या होता है, केवल वाटर निकल जाएगा, हमारा बन जाता है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज बन जाएगा, जैसे कि यहाँ से निकालेंगे, बीटा डी ग्लूकोज है तो बीटा डी ग्लूकोज में सारे में अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम ही रहता है। उसमें चेंजिंग क्या रहता है, केवल इस कार्बन पे जो OH लगा रहता है। अगर अल्फ़ा होता तो ये OH नीचे होता यहाँ पे और ये हाइड्रोजन ऊपर हो जाता है। बट हम बीटा लिए हैं तो इसमें OH ऊपर रहेगा, ठीक, फर्स्ट कार्बन पे। तो देखिए फर्स्ट कार्बन पे सारे का OH ऊपर है, ठीक। सो यहीं से इसमें लिंकेज क्या होता है, इसमें सेलुलोज में 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1,4 लिंकेज होगा। सो तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहले कार्बन का OH ले रहे हैं और ये चौथे कार्बन के, यहाँ से हमें काउंट किया जाता है 1 2 3 4, चौथा ये पांचवा, ये छठा कार्बन है। सेम उससे सारे में होता है, यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो हमारा यहाँ से ले रहे हैं पहले कार्बन वाला और यहाँ से ले रहे हैं चौथे कार्बन का। तो यहाँ से सारे से केवल वाटर ही निकलता है, वाटर मतलब पानी जो हम लोग पीते हैं। सो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तब ये हो जाएगा H मतलब H2O, H2O निकल गया। यहाँ से भी निकलेगा, ऐसे ही जो लाइन से बने रहेंगे इधर इधर, सारे में से H2O ही निकलेगा। तो ये ढेर सारे निकलेंगे, इसका तो पता नहीं है कितने वाटर निकलेंगे क्योंकि ये अनगिनत रहते हैं। तो यहाँ पे कितने मोल निकलते हैं, N मोल H2O निकलता है, ठीक। अब ये निकल गया तो कुछ नहीं करना है, सारा इसे हम केवल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, यहाँ से सारे में यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाए हैं सेम वैसे सारे में से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये वाटर निकल के। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, चाहे तो हम यहीं से ऐसे लाइन कर देंगे, यहीं से ऐसे, तब भी वो सही रहेगा। आप लोग डाउट मत लीजिएगा, किसी बुक में और तरह देखे हैं या फिर कोई और मैम सर पढ़ाई है उसमें दूसरी तरह है। सो गलत नहीं है, यहाँ से चाहें तो हम ऐसे करके यहाँ पे लाइन कर सकते हैं, बट इसको यदि बीच में कर दिए यहाँ से फिर ऐसे करके खींचे हैं वो भी गलत नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बना दिया गया है, ऑक्सीजन यहाँ था लेकिन बीच में कर दिए हैं। लेकिन हाँ ये एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। ये केवल ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए ऐसे करके वेंट करके
मोड़ के हम ऐसे बॉन्ड बना दिए हैं, बट यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे इधर कोई कार्बन नहीं रहता, ठीक है। सो सारा निकल गया, यहाँ से हम ऑक्सीजन को बना दिए, यहाँ से भी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन करके बॉन्ड जोड़ दिए, यहाँ से भी जुड़ेगा तो यहाँ से और भी जुड़ते चला जाएगा, इधर भी जुड़ते चला जाएगा, ठीक है। सारा जुड़ते चला जाता तो देखिए एक चैन में बन रहा है ना। अब इसको ब्रांच मत मान लीजिए कि ये भी देखिए निकला है, इधर भी निकला है, तो इसको ब्रांच मान लेंगे। इसे ब्रांच नहीं मानेंगे क्योंकि इसके आगे अभी पढ़ाएंगे स्टार्च, तो उसमें दिखाएंगे कि कैसे ब्रांचिंग होता है। जब यही चीज़ इसके नीचे से लग जाएगा ना, या फिर इसके यहाँ ऊपर से लग जाएगा, इसको उठा के हम ये जो इतना है इसको उठा के यहाँ कर दें, तब वो ब्रांचिंग होगा। लेकिन ऐसे देखिए ये लीनियर में जुड़ा है ना, ये एक यूनिट है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते जाता है। तो ये तो लीनियर ही हुआ ना, सीधा हुआ, स्ट्रेट हुआ, तो ये सीधा ही मानेंगे, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में बना है, इसको बोल सकते हैं लीनियर बना है, ठीक है। एक लाइन में बना है, सीधा बना, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, सेलुलोज का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। सो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें पूछता है कि किस चीज़ से मिलके बनता है, तो ये बनता हमारा बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। और जहाँ पे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, यहीं से जुड़ रहा है, यहाँ से देखिए जुड़ रहा है, तो ये जहाँ से जुड़ रहा है उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। जहाँ से जुड़, इसको भी वही बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ से जुड़ेगा, जहाँ से जुड़ रहा है उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही बोलेंगे। और ये बॉन्ड अगर है तो इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये दोनों सेम ही रहेगा, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक थोड़ा सा ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ये क्या कह रहा है कि सेलुलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कह रहा है जो सेलुलोज होता है वो पानी में घुलता नहीं है। अब आप अपने आप से ही बता सकते हैं कि हाँ नहीं घुलता, कैसे नहीं घुलता है। अभी लकड़ी को देखे हैं पानी में घुलते हुए, या फिर जो रुई रहता है कॉटन, उसको देखे हैं कि पानी में वो घुलता है। घुलना मतलब एकदम चीनी की तरीके उसी में मिल जाए, एकदम घुल जाए, उसी में दिखे ही ना, ठीक, दोनों एक बराबर में आ जाए, ठीक है। तो आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि पानी में रुई जो कॉटन होता है वो घुल जाए, ठीक। वही ये बता रहा है कि सेलुलोज जो है वाटर में यानी कि पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल मतलब सॉल्व होता है, इनसॉल्युबल मतलब कि सॉल्व नहीं होता है, मतलब डिजॉल्व नहीं होता, उसमें घुलता नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट इज़ ये नॉट ईजली हाइड्रोलाइज्ड, मतलब ये आसानी से हाइड्रोलाइज भी नहीं होता। जैसे कि अभी ले हम सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, उसमें 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 यूनिट फ्रक्टोज का बन जाता है। लेकिन वही चीज़ कर रहा है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं ये आसानी से इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है सेलुलोज का, ठीक, वही चीज़ बता रहा है। और ये एक पॉइंट और है जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि इट इज़ ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो सेलुलोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसके पास कोई OH फ्री नहीं है, ठीक है। वैसे कि OH या फिर बोलते हैं कीटोनिक या फिर एल्डिहाइडिक होता है, जहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप फ्री रहता है वहाँ पे ही वही रिड्यूसिंग शुगर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एल्डिहाइड नहीं फ्री है, फ्रक्टोज में ग्लूकोज में फ्री रहता है, तो वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। और अधिकतर याद करने के लिए एक जानिए कि जितने भी मोनोसैकराइड हैं वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, ठीक है। क्या सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिए कि जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, जितने भी मोनोसैकराइड हैं वो सारे नियरली रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। वो रिड्यूसिंग शुगर है। और डाइसैकराइड में भी कुछ ऐसे शुगर हैं जो रिड्यूसिंग शुगर है, जैसे कि माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये दोनों
हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। वहीं पे अगर सुक्रोज का देखा जाए, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि सुक्रोज कैसा है, तो सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और लैक्टोज और फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पे देखिए सेलुलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, सो आई होप आप लोग को समझ आया है। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्त फ्रेंड में सारे जगह से शेयर करिएगा, देखिएगा सो डिटेल में अच्छी तरीके से। सो जो न्यू लोग हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, जिससे मुझे और भी मनोबल बढ़े मेरा, और अच्छे से और ढेर सारा लेक्चर बनाऊँ और भी आसान आसान तरीके से, जिससे आप लोग को तुरंत समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।